कर दी शुरू। हम लोगों ने एनसीईआरटी से वेक्टर ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था, बस तो मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चन बचे हैं, उसके बाद हम करेंगे एडिशनल बहुत बढ़िया वाले क्वेश्चन। आज ही नंबर आ जाएगा सबका। जो बच्चे छुट्टी पे थे या फिर जो आए थे, क्या वो हमारे साथ 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 चल रहे हैं? तो छुट्टी पे थे, उन्हें वीडियो देखने का मौका मिला। हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे थे अपने वेक्टर की, और क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गए थे। ठीक है, तो मिसलेनियस का 13 कर लेते हैं शुरू। बताओ जरा क्या क्या रहा है उसमें 13 में। कुछ परपेंडिकुलर टाइप इसमें भी है ना, लैम्डा निकालना है, यूनिट वेक्टर टाइप कुछ है, जरा बताओ पढ़ के। स्केलर प्रोडक्ट है आई जे के का, तो आई प्लस जे प्लस के का, यानी डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? उन दोनों वेक्टर्स के सम का यूनिट वेक्टर। तो पहले उन दोनों के वेक्टर का सम कर लें। जरा बताओ वो दोनों वेक्टर क्या क्या हैं। प्लस लैम्डा आई कैप, सब प्लस के है ना। हमें बोला था इसका स्केलर प्रोडक्ट करना है इन दोनों के सम के यूनिट वेक्टर के अलोंग, तो हमने अभी सम तो कर दिया। अगर यूनिट वेक्टर निकालना हो इस पूरे का यूनिट वेक्टर, तो क्या करते हैं? जिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो क्या करते हैं? बस उसी वेक्टर को डिवाइड कर देते हैं उसी के मैग्नीट्यूड से। तो वेक्टर तो है हमारे पास, हमें इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड तो करना है, तो फिर इसका स्केलर प्रोडक्ट हो जाएगा यूनिट वेक्टर के सम के साथ जो भी है वो। तो अगर हम इसको डिवाइड कर दें, स्केलर प्रोडक्ट 1 दे रखा है, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा? मैग्नीट्यूड निकलता है आई जे के कोफिशिएंट्स के स्क्वायर का सम। तो आई एक यहां भी है, एक यहां भी है, तो क्या मैं इसको लैम्डा प्लस 2 का स्क्वायर लिख लूं? ये आई का कोफिशिएंट रहा होगा। जे की बात करें तो 2j और 4 यानी 6j, यानी ओके। के की बात करें तो 25 यहां से आया होगा, नहीं पहले पहले माइनस करो, 3 - 5 - 2, अच्छा 4 उसका स्क्वायर उधारी डायरेक्ट ही है, नहीं मुझे लगा ये 4 उधारी डायरेक्ट, 64 बोला था इसने, ठीक है। तो अब हमने इसका स्केलर प्रोडक्ट कर दिया दो वेक्टर्स के सम के यूनिट वेक्टर के साथ और इक्वल टू 1 भी ले लिया। अब आप मुझे बताओ क्या इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट ऐसे कर दूं या इस वाली वैल्यू को पहले उधर भेज दूं अपॉन में? कोई फर्क तो नहीं पड़ने का इसका, क्योंकि वैसे भी स्केलर प्रोडक्ट तो वेक्टर्स का होगा, ये तो स्केलर वैल्यू है, तो उधर भेज देते हैं इसको और यहां पे करते हैं स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट भी ध्यान रखना आई अलग जे अलग के अलग करके होता है। तो यहाँ आई जे के कोएफिशिएंट 1 है, इधर वाले आई के साथ 1 की इंटू किससे होगी? इधर एक लैम्डा और ये +2 की इंटू यहाँ के 1 से होती हो गई। अब यहाँ पर 2 और 4 6 था, 6j उसकी किससे होगी? तो यानी प्लस का, फिर यहाँ का 3 और -5 -2 था जो यहाँ पे स्क्वायर करा था हमने, उस -2 की प्लस के 1 से होगी, तो इज इक्वल टू ये वाला रूट गया होगा इधर, यानी रूट के अंदर लैम्डा +2 का स्क्वायर और प्लस ये छोटी सी इक्वेशन है हमारे पास, इसको सॉल्व करना है और लैम्डा ढूंढेंगे। करो शुरू। इस 2 से तो ये 2 पहले ही काट दो, लैम्डा +6 बचा, स्क्वायरिंग तो करनी पड़ेगी ना तुम्हें, तो लैम्डा +6 का स्क्वायर, यहां बचा लैम्डा +2 का होल स्क्वायर +40। जल्दी से लैम्डा की वैल्यू बता दो अब करके सॉल्व यहां से। आज बस रिया छुट्टी पे है मतलब, है ना। लैम्डा की वैल्यू 1/2, और क्या सबकी या किसी की सहमति है इसमें? 1 लो, 1। मैडम ढूंढो ढूंढो, 2 बच्चे कह रहे 1, 3 कह रहे 1, -2 -1, कोई बात नहीं, अलग अलग बच्चे अलग अलग विचार। अरे अपने आप करेगी, अपने आप करेगी, रुक जा। प्रारंभिका जी ढूंढ लो, ये 2 फालतू लग रहा है, बहुत सारे बच्चे 1 कह रहे हैं। 1/2 1/2, अरे भाई ये तो बराबर होते जा रहे 1/2 वाले, इसे दोबारा कर लेते एक बार। 1 ही आ गया, तुम चेक करो भाई, 1। लैम्डा की वैल्यू 1 ही है, ठीक है। और लैम्डा ही फाइंड करने को कहा था शायद, बस 13 क्वेश्चन हो गया हमारा। जरा 14 पढ़े, कोई समस्या तो नहीं है? मैं 1-2 लाइन ही छोड़ता हूं तुम्हारे लिए और तुम उसी में ना दुविधा पैदा कर देते हो। 2 लाइन ही बच्ची होगी मेरे ख्याल से इसके बाद, बस जल्दी करते हो, ठीक है। 14 पढ़े क्या? 14 आई प्लस जे प्लस के वाला है क्या? एबीसी, अरे आई प्लस जे प्लस के यानी ए प्लस बी प्लस सी वाला 15 है वहां पर। तो 14 पढ़ के बताओ क्या कह रहा है? कुछ मिसप्रिंट हो गया आपकी में, वो शो दैट नहीं है बीच में, वो सी डॉट डी नहीं, वो सी डॉट डी इक्वल टू 15 भी गिवन है, कुछ और ही प्रूव करना है। अरे मिस प्रिंटिंग है कहते रहा हूं। हाँ देख, सी डॉट डी इक्वल टू 15 यहां भी है कहीं, देखिए रहा, मिस प्रिंटिंग सही कहते हैं, दोनों में मिस प्रिंटिंग है ना, तो तुम्हारी में भी मिस प्रिंटिंग है। बोल भाई क्या है क्वेश्चन नीचे? इंक्लाइंड है ए बी सी के साथ, ये है क्वेश्चन।
लेकिन वो सी डॉट डी वाली चीज नहीं है, इक्वल टू 15 हटा दो उसको वहां। तो देख के लग रहा है ऊपर दे तो रखा हुआ क्वेश्चन में, सी डॉट डी इक्वल टू 15 वाली चीज को हटा दो, मिस प्रिंटिंग कुछ नहीं, बस वो शो दैट वाली चीज है, वो तो है तुम्हारे में, शो दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वली इंक्लाइन टू ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर, ये है क्वेश्चन, ठीक है। और ये यहाँ आने का नीतने से में तो बोर्ड पूरा साफ करना ही पड़ेगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है ये, मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छे वाले क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है ये मिसलेनियस का, ठीक है। अब बताइए शुरुआत कैसे करें। हमें गिवन है एक वेक्टर दो के सम के परपेंडिकुलर है, या फिर एक वेक्टर उन दोनों के परपेंडिकुलर है, बस तीनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, क्या गिवन है हमको, ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी के भी, ए वेक्टर परपेंडिकुलर है सी के भी, और बी वेक्टर परपेंडिकुलर है, यही है ना मतलब। इसका मतलब तो पता है हमें, ए परपेंडिकुलर बी के तो ए डॉट बी बराबर 0, ए डॉट सी बराबर 0 एंड बी डॉट सी बराबर 0, एक तक ये गिवन है हमें। अब फिर बोल रहा है शो करने वाली बात सीधे इन तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है एबीसी का, तो यहां पर कॉमा लगा के ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू सी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू लैम्डा, नहीं लेकिन के भी ले सकते, तो हम छोड़ो लैम्डा ही ठीक है, तीनों का मैग्नीट्यूड लैम्डा, और क्योंकि लेट किया है इसलिए लेट लिखना जरूरी है, गिवन नहीं है और तो कुछ गिवन नहीं है, बस अब शो वाली बात आ गई है सीधे। ए प्लस बी प्लस सी ने जितना एंगल ए वेक्टर के साथ बनाया उतना ही एंगल बनाया होगा बी वेक्टर के साथ, उतना ही एंगल बनाया होगा सी वेक्टर के साथ। अब जब दो वेक्टर्स के एंगल की बात करेगा तो डॉट प्रोडक्ट ले लें उनका, या क्रॉस से करना चाहोगे तुम ही करना, मैं तो नहीं करूंगा। फिर हमें क्या बोला, ए प्लस बी प्लस सी का डॉट एक बार ए के साथ निकालते हैं। इसने इसके साथ क्या एंगल बनाया, कैसे मिलेगा, इस पूरे ने इसके साथ क्या एंगल बनाया, वो इसका डॉट प्रोडक्ट से जाके कॉस थीटा आएगा, उससे तो मिलेगा थीटा, तो ठीक है ना। डॉट इक्वल्स में क्या आएगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का सॉरी ए का वेक्टर सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इस पूरे का मैग्नीट्यूड, और फिर ए का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा 1 ले लेता हूं, ठीक है। इस पूरे का ए के साथ थीटा 1 ले लेंगे, फिर इस पूरे का जब बी के साथ निकालेंगे तो थीटा 2 कर देंगे उसको, और तीनों एंगल इक्वल दिखा देंगे ऐसे करके, ठीक है जी। अब जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो आप बताओ पहले ए डॉट ए क्या आएगा, ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फिर ए डॉट ए सॉरी बी डॉट ए आएगा 0, सी डॉट ए आएगा 0, तो लिखने की जरूरत तो नहीं है उनको, इज इक्वल टू ये बचा, और एक फिर से ये बचा, और कॉस थीटा 1, तो एक से एक कट जाएगा ये मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा 1 की जो वैल्यू आई वो आई है ए का मैग्नीट्यूड यानी अपॉन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब यहां से चाहे तो थीटा 1 निकाल लो, तो कॉस इनवर्स लिख देंगे इस तरफ लेकर के उसे, 1 अपॉन क्या 3, वो अलग अलग मैग्नीट्यूड इक्वल है और ये इकट्ठे सम का मैग्नीट्यूड है, इक्वल नहीं होता, ये पता है ना। एक मिसलेनियस में क्वेश्चन भूल गई इतनी जल्दी, अभी कल परसों ही बात चल रही थी, कह रही थी हम ऊपर वाला एग्जांपल की वैल्यू लिख देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे, मैंने कहा था जस्टिफाई के लिए एग्जांपल जरूरी है लिखना। देख सेकंड थर्ड कौन सा क्वेश्चन था एक, कि दो वेक्टर्स के सम का मैग्नीट्यूड उनके इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड के सम के इक्वल नहीं होता, तो ये वाली वैल्यू अलग है और ये अलग चीजें हैं, तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते हम अनटिल अनलेस हम इसको ढूंढे ना। इसको ढूंढने का भी एक तरीका है, पता ही था हमें कैसे ढूंढते हैं ऐसी वाली वैल्यू को, ए प्लस बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड कैसे ढूंढते हैं हम, स्क्वायर लगा के इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी 0 प्लस 2 बी डॉट सी 0 प्लस 2 ए डॉट सी 0, वो तीनों 0 रहेंगे, केवल बचेगा क्या, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर यानी 3 लैम्डा स्क्वायर। इसकी वैल्यू लिख के दिखा दें क्या, तो यही छोड़ना है, हाँ इसकी वैल्यू 3 लैम्डा स्क्वायर हो सकती है, और फिर हम उससे लैम्डा से लैम्डा काट देंगे, तो इस पूरे कॉस थीटा 1 की वैल्यू 1/3 लैम्डा, नहीं इसको ऐसे √3 1/√3 आएगी फिर, क्योंकि जो ये निकाला होगा ना हमने 3 लैम्डा स्क्वायर जो आ रहा है, इस तरफ स्क्वायर भी तो रहा होगा लेफ्ट में, एक इसके ऊपर स्क्वायर रहा होगा, तो वो जो 3 आया था वो √3 बन जाएगा, लैम्डा स्क्वायर जो था वो लैम्डा बन जाएगा, तो इसकी वैल्यू केवल केवल √3 लैम्डा आएगी, तो लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, तो कॉस थीटा 1 की वैल्यू आएगी 1/√3। अगर आप इसको सॉल्व कर देते हो तो, और नहीं सॉल्व करते तब भी कोई दिक्कत नहीं, हम तो कॉस थीटा 1 की जो वैल्यू आई है वही कॉस थीटा 2 की भी लाके दिखा देंगे, लैम्डा अपॉन यही सेम, जब सेम आई गया तो लैम्डा की उसको ढूंढने की जरूरत ही क्या है फिर, बोलिए ये ठीक है। अब सेम काम करो एक बार ए प्लस सी डॉट बी के साथ,
और डॉट सी वाले को लिख देंगे सिमिलरली। फिर एक बार a प्लस बी प्लस सी डॉट बी लिखो यहाँ पर। ये फिर ना पता है इक्वली इंक्लाइंड में ना आप ये cos थीटा वन ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा, थीटा ही निकालो केवल यहाँ। इसके अगले स्टेप में cos इनवर्स लिख के दिखाओ इसको, क्योंकि ना हमसे ये नहीं कहा उसने कि तीनों जो एंगल हैं उनके कोसाइन इक्वल दिखाने हैं। हम तो तीनों एंगल्स के कोसाइन दिखा देंगे इक्वल, हमें तीनों एंगल इक्वल करने को बोले हैं। तो केवल थीटा वन निकालो, कॉस इनवर्स लिखो इस पूरे का। थीटा वन की वैल्यू क्या आएगी? कॉस इनवर्स ऑफ ये पूरा। हम चाहे तो इसे सॉल्व कर सकते हैं और, लेकिन जरूरत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ऐसे ही जब a प्लस बी प्लस सी डॉट बी लिखोगे तो यहाँ पे कॉस थीटा टू लिखना है इस बार। देखो सॉल्व करके फिर से यही वैल्यू आ रही होगी, कॉस थीटा टू की भी यही आएगी लैम्डा अपॉन ये। कॉस थीटा टू की वैल्यू सेम आ गई नहीं आ गई? तो वहां भी थीटा टू निकाल लो, थीटा टू कॉस को उधर भेज दो। और सिमिलरली थीटा थ्री इक्वल टू भी लिख दो, यही लैम्डा अपॉन यही आएगा वो भी। फिर थीटा वन इक्वल टू थीटा टू इक्वल टू थीटा थ्री जब लिखेंगे तब जाके हमारा क्वेश्चन प्रूव होगा पूरा। 15 पढ़ते हैं, चलिए क्या बोला उसने 15 में? a प्लस बी डॉट, और वो दोनों परपेंडिकुलर होंगे तब होगा शायद ये। हाँ तो एक बात बताओ, अगर आपसे ये बोला जाए कि a प्लस बी डॉट a प्लस बी ढूंढिए, तब क्या लिखेंगे इसको? एक बार आएगा a डॉट a, फिर आएगा एक बार a डॉट b, एक बार आएगा b डॉट a, एक बार आएगा b डॉट b। इसको क्या बोल देंगे हम? और इसको बोल देंगे हम b का स्क्वायर। a डॉट b और b डॉट a दोनों सेम है और वैसे भी जीरो है दोनों, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया है a और b दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो अपने आप ही आंसर वही आगे जो लाना था बस। ये क्वेश्चन तो नहीं है मिसलेनियस लायक। अगला पढ़े, एमसीक्यू आ गए। कितने एमसीक्यू हैं इस बार? 4। हाँ भाई, थीटा एंगल है a और b के बीच का, और a डॉट b जीरो से बड़ा होगा। बताइए कब? a डॉट b की वैल्यू a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड बोलते पॉजिटिव वैसे भी होते हैं। cos थीटा जीरो से बड़ा होना चाहिए। cos थीटा जीरो से बड़ा कब होगा? cos थीटा की वैल्यू जीरो से बड़ी कब होगी? यानी पॉजिटिव कब होगा cos थीटा? जब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो और या थीटा फोर्थ में हो। तो देख लो थीटा फर्स्ट फोर्थ में कहीं दिख रहा है क्या? एक तो फर्स्ट में दिख रहा है, देखो a थीटा जीरो और पाई बाई टू के बीच में, तो भाई यही सही है फिर तो। नहीं, b वाला, क्योंकि उसने जो ऊपर दिया है ना a डॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो भी है, इक्वल टू जीरो भी है, और इक्वल टू जीरो कॉस जो होता है वो 90 पे होता है। तो यानी थीटा इक्वल टू भी चाहिए होना चाहिए 90 के, और वो सेकंड वाला ऑप्शन में है। ओके, तो आंसर बी सही हो गया इसका, है ना। अगला देखो, ए और बी दोनों यूनिट वेक्टर हैं, थीटा उनके बीच का एंगल है, तो ए प्लस बी भी यूनिट वेक्टर होगा। अगर नंबर क्या है इसका? 17। एक बात बताओ, क्या बोला इसने? दोनों ए और बी यूनिट वेक्टर हैं, यानी ए का मैग्नीट्यूड बराबर है बी के मैग्नीट्यूड के बराबर 1 है। और क्या बोला उसने? ए प्लस बी भी यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हुआ? ये 1 दिया है हमें, ढूंढो थीटा। तो अब ऐसे ढूंढ लेंगे क्या थीटा हम? थीटा कब आता है? कॉस थीटा जब हो। कॉस थीटा कब आता है? ये डॉट प्रोडक्ट हो। डॉट प्रोडक्ट कब आएगा? मैग्नीट्यूड वाले क्वेश्चन में कॉस थीटा कब आता है? मैग्नीट्यूड वाले क्वेश्चन में कॉस थीटा कब आता है? जब स्क्वायरिंग करके इसी को 2 बार लिखा जाएगा डॉट प्रोडक्ट में, तभी आएगा। तो हमने यहाँ पर स्क्वायरिंग कर दी पहले, तो यहां लिख दूं ऊपर स्क्वायर, और इस वाली वैल्यू क्या बोल देंगे? ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। पता नहीं कितनी बार लिख चुके हैं इस बात को हम, बराबर 1। ये क्या बन जाएगा? पहले ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, एक आएगा बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, एक आएगा ए डॉट बी, एक आएगा बी डॉट ए। वो दोनों ऐड होके तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा बराबर 1, ऐसे लिख दें। ए डॉट बी आता है, उसको फिर से खोल दिया, है ना। ये वैल्यू 1, ये वाली वैल्यू 1, यानी 2, 1 के आगे -2, ये तो दोनों 1 1 गायब हो जाएंगे। 2 cos थीटा इज इक्वल टू, क्या माइनस का 1 नहीं बचेगा? चेक करो, ये 2 और 1 के पास जाएंगे -2 बन के, 1 -2। तो थीटा की वैल्यू पूछी है उसने, तो cos थीटा की वैल्यू आई माइनस की 1/2। अब थीटा नेगेटिव सेकंड में हो सकता है और थर्ड में हो सकता है। देखो ऑप्शंस में कौन कौन से एंगल दे रखे हैं। हाँ तो बस ठीक है, सेकंड का एक ही एंगल है तो वही होगा ऑप्शन। फिर तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? मेन काम क्या है कि हमें दिया है a प्लस बी एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर है, इस पूरे का मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, और मैग्नीट्यूड में जब कोई प्लस वाली वैल्यू आती है तो कैसे ओपन करते हैं? डॉट लगा के। ये हम पता नहीं कितने क्वेश्चंस में कर चुके हैं बात। ऐसा नहीं लग रहा फिर आ गया? किसी को ऐसा फील आया नहीं आया अब तक? ये मोड वाले क्वेश्चंस में जब 2 वैल्यू प्लस या माइनस में हो और मोड लगा हो, यार फिर डॉट लगाना पड़ेगा, फिर 2 बार लिखना पड़ेगा। जिस दिन तुम्हें ये फील आना शुरू हो जाए उस दिन समझ लेना कि हाँ तुम्हें इस टाइप के क्वेश्चन आ गए, और वो भ्रम टूट जाएगा अगर
ये सब सोचने के बाद भी आंसर का तुम्हारा गलत आ जाए तो क्वेश्चन भले ही आ गए तुम्हें, लेकिन सॉल्व करना नहीं आया, ये समझ जाना। ठीक है जी, अगला देखें। ये था हमारा 17। 18 में क्या बोला उसने? तो जरा बताओ कि पहले वाली वैल्यू क्या है? आई। अरे मैडम बीच में तो बोलो, आगे वाला मैंने उतार रहा, वो तुम अपने आप कर लेना जैसे ये कराऊंगा मैं। ठीक है, हमें पता है क्रॉस प्रोडक्ट जो है हम सर्कल बना के निकालते हैं आई जे के का। तो सर्कल के हिसाब से यहां बनाऊं अगर, तो आई यहां लिखा क्लॉकवाइज, जे और के। ढूंढना क्या चाहिए हमको? डॉट की बात बाद में करेंगे, डॉट में पंगा नहीं होता कुछ भी। जे क्रॉस के यानी जे से के की तरफ जा रहे हैं, हम चल भी ऐसे रहे हैं और एरो भी ऐसे लगे हुए हैं, तो क्या आएगा? आई। यानी इस वाले हिस्से की वैल्यू आ गई है आई, जो कि होता है 1। तो यानी एक 1 यहां से भी आएगा और एक 1, तो देखो 3 है ऑप्शन में, तो बस यही आंसर होगा। ओके, उम्मीद तो यही है कि मतलब जैसा ये वाला हिस्सा होगा वो बच्चे पे 2 हिस्से भी होंगे। 1 आ रहा है इस, हाँ मतलब उम्मीद है, मैं कह रहा हूं। अब नहीं आ रहा तो इसका मतलब साफ है कि ये 1 तो आंसर में है, लेकिन कोई 2 1 जो आए होंगे, एक प्लस का आया होगा, एक माइनस का आया होगा, वो दोनों कट गए होंगे। तो वो अपने आप देख लेना, तो मैंने तुम्हें तरीका बता दिया कैसे करना है। अपने बच्चे पे दोनों देख लेना, किससे प्लस आ रहा किससे माइनस आ रहा, वो कट जाएंगे दोनों, एक प्लस माइनस के, और एक 1 बचेगा बस। ठीक है जी, इसे साइन को अपने आप लगा लेना यहाँ पर, कौन सा कहां पर है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखो, बस 3 की आवाज आई कि हाँ आ रहा है, 4 3 की आवाज आई भाई। थीटा एंगल है ए और बी के बीच का, तो ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के, तो बताओ थीटा कितना? वो हो, इसलिए परेशान है। क्या नंबर है? 19 है 20 है? 19। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर इसके इक्वल कर दिया जाए तो हमारे लिए तो फायदे की बात है। क्या था इसकी वैल्यू? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा का मैग्नीट्यूड। यहां पर ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और एन कैप जो आता है उसका भी मैग्नीट्यूड, तो ये तो 1 बन गया। इससे 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 कट गए, तो यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा बचा। चाहे इसे नीचे लाओ इसके, चाहे इसे इसके नीचे लाओ, तो बचेगा तो टेन थीटा बराबर 1 ही है ना। टफ क्वेश्चन में से एक। इस मोड के चक्कर में परेशान हो रहे हैं, इस मोड ने हमारा काम आसान कर दिया, क्योंकि जो वेक्टर आता है यहाँ पर वो 1 बन गया। अब आ जाए कुछ एडिशनल अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पे। मैंने तुम्हें बोला था ना पहले भी, कहीं पर परपेंडिकुलर शब्द लिखा हुआ मिले तो उसके बदले कभी कभी ऑर्थोगोनल भी लिखा हुआ मिल सकता है। यहां पर एक क्वेश्चन है जो हमने अभी किया, पढ़ के रखता हूं। ए प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर केवल और केवल इक्वल करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। 2ab भी जाता, 2ab 2a डॉट भी आता ना, वो 0 हो जाएगा। क्यों? आगे लिखा है इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर ऑर्थोगोनल। जब ए और बी दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे यानी ऑर्थोगोनल वाली कंडीशन होगी, तो ए डॉट भी अपने आप ही 0 आ जाएगा। तो ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अपने आप ही किसके इक्वल रहेगा? केवल ए के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर के। ठीक है ना। अभी एनसीईआरटी में यही क्वेश्चन किया हमने एक, बस उसके शब्द अलग थे थोड़े से। ठीक है ना, लिखिए अगला। इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, मैंने कहा था ना बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं ए प्लस बी प्लस सी वाले, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ए का मैग्नीट्यूड 3 कॉमा, बी का मैग्नीट्यूड 5 कॉमा, सी का मैग्नीट्यूड 7। फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्या सबने क्वेश्चन पूरा लिख लिया? सोचिए कि ए प्लस बी प्लस सी वाले जो भी हमने 5-7 क्वेश्चन करे हैं उनमें ऐसा था क्या कहीं? मुझे तुम्हारी काबिलियत पे कोई शक नहीं है, अभी मैं ही करा देता हूं। ठीक है ना। तो ये हमें गिवन है, तीनों के मैग्नीट्यूड दे रखे हैं, वो बात की बात है। हमें एंगल किस किस के बीच में कहा, तो जब आपको ए और बी यानी जिन दो के बीच का एंगल कहे उन दोनों को यहीं रोक लेना, तीसरे को उधर भेज देना। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं किया हमने, इसलिए ध्यान रखना एंगल ढूंढने वाले में ये काम करते हैं। जिन दो का एंगल का है उन दोनों को रोक लो और तीसरे को उधर भेज दो बिना मैग्नीट्यूड के। ऐसे हर क्वेश्चन में हमने मैग्नीट्यूड का लेके स्क्वायरिंग करते थे, लेकिन एंगल ढूंढते वक्त मत करना तुरंत। मैग्नीट्यूड तो लेंगे लेंगे लेकिन अभी नहीं। ऐसा आएगा नहीं आएगा बताओ? अब ले लो मैग्नीट्यूड दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा? यहां पर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड और यहां पर सी माइनस सी प्लस सी, बात तो एक ही है। और अब क्या करेंगे? स्क्वायर भी कर दो साथ साथ। इधर क्या आएगा फिर बताओगे? डायरेक्ट, अरे मैडम डायरेक्ट प्लस 2 ए डॉट बी। उस ए डॉट बी को फिर से ओपन करें तो ए का मैग्नीट्यूड स्क्वायर कॉस थीटा बराबर ये। बताइए यहां तक कोई समस्या? अब सब वैल्यूज पता है, ये पता है, ये पता है, ये दोनों पता है, वो पता है,
तो cos थीटा मिल जाएगा ना। बताओ cos थीटा, देखिए कौन सबसे पहले और सही बताता है। क्या कह रहे भाई, ऐसे ना बोला करो, फिर हम गलती कर देते हैं। हमें एंगल कहा, थीटा का एंगल कहा ना, तो थीटा बताना मुझे, cos थीटा मत बताना भाई। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। चलो भाई 5/3 बोला है एक कन्या ने, देखते हैं कितना सही है कितना गलत है। बहुमत से जीतेंगी या हारेंगी चुनाव, मेरे पास आंसर है, लेकिन मैं बताना नहीं चाह रहा ना। तो आगे क्या कितना, वो तो cos थीटा है ना, थीटा ढूंढो थीटा। लड़के ने ठीक निकाला, चलिए जीत गई। ठीक है जी, तो एक क्वेश्चन कर लेना, ए प्लस बी प्लस सी का अलग तरीके का एंगल निकालने वाला। एक और क्वेश्चन करते हैं, जानदार जबरदस्त। इसका जो प्रूफ दैट वाली चीज है, शगुन भाई आ गया, अभी नहीं आया, जोही जी आ गया। जो अब क्वेश्चन करेंगे उसकी जो प्रूफ दैट वाली चीज है वो जबरदस्त है। देख के लगेगा क्वेश्चन को कि हाँ ऐसा ही क्वेश्चन होना चाहिए जो छोड़ा जा सकता है। छोड़ने वाले क्वेश्चन की भी तो एक वैल्यू होनी चाहिए ना, अच्छी सी इज्जत। यस, लो देखो, हमें ना पहले दिया उसने, भाई करूं आगे, हमें दिया उसने ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं। तो ऐसे दिया हमें ए कैप और बी कैप, यूनिट वेक्टर ऐसे लिख दो। फिर अगर यूनिट वेक्टर हैं तो उनके ऊपर मैग्नीट्यूड लगा के 1 लिख दिया मैंने। ठीक है, हमसे कह रहा है, कहां गया, और दोनों के बीच का एंगल थीटा है। ठीक है, तो कह रहा है कि प्रूव करिए ये, कहां लिखो, ये लिख देता हूं, चलिए पीटी साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए हाफ। डर तो लग रहा नहीं, अरे क्यों डर लगेगा, 10th वाले थोड़ी है, बोलो 12th वाले हैं, इनसे तो खेल खेल के निकल गया आगे हम। ठीक है ना, 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप, ये है प्रूव करने को हमें, बस। हाँ बस उतनी चीज से ये लाना है। क्या लगता है, क्वेश्चन को देखते ही साइड कर दोगे कि बाद में देखेंगे तुझे, हुआ तो ठीक नहीं हुआ तो ठीक, या फिर क्वेश्चन हो गया पहले तेरा नंबर लगाए आजा, क्या कहते हो। बाद में जो क्वेश्चन नहीं आता उसको वैसे गिनती बाद में करनी चाहिए, एग्जाम टाइम में रिस्क नहीं लेना चाहिए बीच वाले क्वेश्चन में। ठीक है जी, तो अगर मैं शुरू करने की बात करूं तो मैं तो ये निकालूंगा पहले, क्योंकि इस पूरे में क्या, ऐसे कोई भी क्वेश्चन हमने करे हो जिनमें मैग्नीट्यूड चीज दिखती है और अंदर दो वेक्टर प्लस या माइनस के साथ हो, तो हम मैग्नीट्यूड के स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। तो मैं इसके स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट यूज करूंगा और फिर ये सब लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन नहीं प्रूफ। अगर मैं इसकी बात करूं तो ए कैप माइनस बी कैप के स्क्वायर क्या लिखोगे आप, का स्क्वायर, डॉट के बाद डायरेक्ट लिख लें अब ऐश्वर्या जी, वरना हर क्वेश्चन में एक ही काम हो जाएगा। इस पूरे का, क्योंकि माइनस वाला था ना ये, तो माइनस वाले का मतलब माइनस का आता है ना, 2 ए डॉट बी, तो फॉर्मूला खोल दिया उसका भी, थीटा आ चुका है। ठीक है, अब हमें पता है कि दोनों थे यूनिट वेक्टर, तो यहां 1 यहां 1 यहां 1, तो क्या ये क्वेश्चन कुल मिला के 2 माइनस 2 नहीं बचा। अब लग रहा देख के कि ये आ सकता है, ये कैसे, 2 कॉमन ले तो 1 माइनस कॉस थीटा। अब 1 माइनस कॉस थीटा को कैसे सोल्व करते थे, कॉस के फॉर्मूले से 1 काटेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा वाले फॉर्मूले से, पर वहां हाफ है तो यहां भी हाफ हो जाएगा अपने आप, और तो इससे ये कट गया, बचा 4 साइन का स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहां पर ए कैप माइनस बी कैप का स्क्वायर। अब बताओ, अगर पहले स्क्वायर हटा दूं, वहां पे स्क्वायर नहीं चाहिए, पहले स्क्वायर हटाते हैं, तो क्या बन जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2, और जो ये वाला 2 होगा वो कहां जाएगा, फिर डिवाइड में लाएंगे क्योंकि वहां पे 1/2 चाहिए। आ गया ना आंसर। तो ये क्वेश्चन काफी आसान है, दिखने में भले कैसे लगता हो। जोशी जी, शगुन भाई साहब ठीक है, ऐश्वर्या मैडम ठीक है, चलो अगला करते हैं, इसे करते हैं। ये है क्वेश्चन, हमें ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल दिया है ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के, कह रहे हैं प्रूव करिए 2a प्लस बी जो पूरा वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर होना चाहिए बी के। इन दोनों का, हाँ ये पूरा डॉट बी वेक्टर 0 आ जाए तो भी हो जाएंगे परपेंडिकुलर। तो कैसे करना चाहिए, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल के कुछ हासिल तो होगा नहीं, क्योंकि ये 2a डॉट बी आएगा एक बार, वो सारी वैल्यूज को पुट करने के लिए तो कुछ समाधान चाहिए जो हमें गिवन है। ये
इसका यूज कैसे कर सकते हैं, सोचो इसका यूज कैसे कर सकते हैं। स्क्वायर करके कुछ एक दो स्टेप आगे के सोच पा रहे हो कि स्क्वायर करके हमें हासिल क्या होगा, यहां से करेंगे तो स्क्वायर ही। और यस, और हाँ, सोचो सोचो। नहीं सोच पा रहे, और हमें एक काम करते हैं, इसे नहीं खोलते अभी। बताओ पहले क्या आएगा इसका स्क्वायर में, ए का स्क्वायर आएगा, बी का स्क्वायर फिर प्लस का क्या आएगा, बराबर ये, तो इससे तो ये कट ही जाएगा। मैं ए डॉट भी ढूंढना चाह रहा हूं बस, क्योंकि जब आप इस पूरे का इससे डॉट प्रोडक्ट करोगे तो एक जगह पे तो आएगा ए डॉट बी, वो ये वाला उठा के पुट कर देंगे। एक जगह आएगा बी डॉट बी, और बी डॉट बी क्या होता है, और वो बी का स्क्वायर हमें पता है क्या वैल्यू। अरे मैंने पूरा पढ़ा ना, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू वेक्टर सच दैट ये, देन प्रूव दैट इज, ठीक है। तो फिर ठीक है ना, वैसे ही करेंगे। चलो कैसे मैडम, क्या कह रही थी आप। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप यहां से ए डॉट बी की वैल्यू बताओ क्या आएगी मुझे। पहले पहले ये माइनस का जाएगा और डिवाइड में, बताइए ये आई ना वैल्यू। अब इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, उसमें कहीं ना कहीं तो बी का स्क्वायर आ ही रहा था, देखेंगे पुट करके वैल्यू कट जाएगी ना उससे कुछ। और क्या पता बी की फॉर्म में आ जाए आंसर, नहीं परपेंडिकुलर का है ना, तुम खैर इनका डॉट प्रोडक्ट करो। इसके अलावा तो कुछ नहीं आ रहा ना हमारा, इससे ये कट गया तो ये वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी। हाँ ठीक है, लो अगर इसका पूरा का कर रहे हैं डॉट प्रोडक्ट इसके साथ, इस पूरे का इसके साथ डॉट लिखते हैं एक बार, लो 2a प्लस बी डॉट बी। पहले क्या लिखेंगे आप लोग, प्लस बी डॉट बी। आपको नहीं लगता 2a डॉट बी की वैल्यू, देखो ये 2 इधर आया तो माइनस के बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ रहा है, और ये प्लस के बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, जिसकी वजह से वो आ गया जीरो। लो हमें जो ये वाली वैल्यू गिवन थी, इससे हमने ए डॉट बी की वैल्यू ढूंढ ली, और वो ए डॉट बी की वैल्यू हमने इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट पे पुट कर दी, अपने आप ही जीरो आ गया। और जीरो आने का मतलब ये पूरा इसके परपेंडिकुलर हो गया। सही है ना। लिखिए एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, बोलूं। फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स आई प्लस टू जे माइनस के एंड 3i माइनस जे प्लस टू के। हमें उस यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स यानी आई जे के कोफिशिएंट्स यानी कि आई जे के वाली वैल्यूज पूरी पूरी बतानी है, जो कि इसके भी परपेंडिकुलर हो और इसके भी परपेंडिकुलर हो। तो पहला काम वो यूनिट वेक्टर लेट कर ले, फिर हम तभी तो लेंगे उसका एक बार इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, एक बार इसके साथ। तो हमें क्या फाइंड करने को कहा उसने, यूनिट वेक्टर कहा ना, यूनिट वेक्टर। तो लेट कर लें, पहले इनका कुछ नाम दे दें क्या। इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, और जो हमारा वाला लेट कर रहे हैं हम उसको ए मान लेते हैं, एक्स आई वाई जे जेड के। बताइए पहला काम क्या करना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट ए का एक बार बी से करें डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि ए बी के परपेंडिकुलर है। तो ए डॉट बी क्या होना चाहिए, जीरो। तो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स प्लस टू वाई माइनस जेड बराबर जीरो, एक इक्वेशन। अब एक बार यही वाला ए वेक्टर सी के भी परपेंडिकुलर है, तो फिर से तो इक्वेशन ये ए और सी के साथ 3x माइनस वाई प्लस का 2z बराबर जीरो। ये हो गई पहली इक्वेशन, ये हो गई दूसरी इक्वेशन। ठीक है जी। अब अगर आप ध्यान से देखो तो कोई तीसरी इक्वेशन नहीं है बनाने को हमारे पास, जबकि वेरिएबल कितने हैं, तीन। होना क्या चाहिए था, तीन इक्वेशन होनी चाहिए थी। तीन इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मिनिमम तीन वेरिएबल चाहिए ही होते हैं। तीन वेरिएबल सॉल्व करने के लिए तीन इक्वेशन होनी चाहिए, लेकिन यहां पर वेरिएबल तो तीन है लेकिन इक्वेशन दो हैं। इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने का हमारे पास एक तरीका है जिसे हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, जिसे हमने 10th क्लास में ऐसे ना ऐसे चाय में से मक्खी की तरह निकालते ना, जैसे चाय में से ऐसे निकाल के फेंक दिया था। क्यों, क्योंकि कटा हुआ था। लेकिन जरूरी है सीखना। तो क्या यहाँ बैठे एक बच्चे को नहीं आता वो, तो थोड़ा याद है, मैंने तो कराया था क्लास में, यहाँ तो मैं तो कराता ही जो हटाता फिर भी नहीं। तुम्हें क्यों कराया, तुम तो 11th में आए थे।
मैं 10th वालों को कराता हूँ, जो चीजें हटती है मुझे पता है कि काम आनी है कभी ना कभी। ठीक है जी, ध्यान होगा भले ही, भूल गया वो बात अलग है, लेकिन देख के आ जाना चाहिए ध्यान। लेकिन जिन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं, उन्हें समझना पड़ेगा इस वक्त। ठीक है, तो देखते हैं ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड 10th क्लास वाला जो था, वो तो एक्चुअली में दो वेरिएबल्स के लिए हुआ करता था, दो इक्वेशन के साथ। यहां पर दो इक्वेशन तो है लेकिन वेरिएबल तीन है, इसलिए उस वाले क्रॉस मल्टीप्लाई में एक एक्स आता था अपॉन वाई आता था अपॉन इक्वल टू में वन आता था वन। यहां पे वन नहीं आता, यहां पर एक एक्स आएगा उसके अपॉन में कुछ आएगा, एक वाई आएगा उसके अपॉन में कुछ आएगा, एक जेड आएगा उसके अपॉन में आएगा कुछ। यानी कि ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड की हेल्प तो ले रहे हैं हम लोग वो 10th वाले की, लेकिन डिट्टो सेम नहीं है। वो 10th के हिसाब से था दो इक्वेशन दो वेरिएबल, यहां पर 12th के हिसाब से इक्वेशन दो ही है, वेरिएबल तीन है। तो ये दिखाते हैं कैसे सॉल्व करी जाती है। उसके लिए ये दोनों इक्वेशन एक ही फॉर्म में होनी चाहिए। एक ही फॉर्म मतलब पहले एक्स वाली वैल्यू फिर वाई वाली फिर जेड वाली, कांस्टेंट टर्म सब इस तरफ होनी चाहिए जो भी है, मतलब इसमें तो कांस्टेंट टर्म है ही नहीं खैर। ठीक है, तो आइए देखें पहला तरीका एक्स अपॉन फिर वाई अपॉन जेड अपॉन। ऐश्वर्या मैडम कोई समस्या? अब क्या करेंगे, एक्स के नीचे एक्स वाले को छुपा दो, एक्स वाले को छुपा दो, और वाई और जेड की कोफिशिएंट लिखो। वाई का कोफिशिएंट क्या है, पहले टू और -1 लिखो यहां पर। ये रहा टू और ये रहा -1 उसके नीचे, ये वाई के हो गए। अगला नंबर जेड का -1 और आया ध्यान, जिसने पढ़ रखा है उसको, जिसने पढ़ रखा है उसको ध्यान आया कुछ। एक्स के नीचे एक्स वाले को छुपा दो और अगले वाले दोनों के कोफिशिएंट लिख दो। वाई के नीचे वाई वाले को छुपा दो और अगले वाले दोनों के कोफिशिएंट। अगले वाले दोनों में पहला ये होगा जेड वाला और अगला कौन सा होगा, एक्स वाला। आ गया समझ में? तो वाई के नीचे पहले क्या आएगा, यही वाला आता है जो एक्स का लास्ट वाला है, वाई के पहले वही आता है। ऐसे ही वाई का जो लास्ट वाला होगा वो जेड के पहले वाले में वही आएगा। खैर, वाई के नीचे पहले ये दोनों आए, अब ये आएंगे 1 और 3। अब जेड के नीचे जेड वाले को छुपाओ, तो जेड का अगला जो है वो यही तो होंगे इधर वाला, यानी एक तो आएगा 1 और फिर 2। बोलिए कैसे समझ में आया? आगे सॉल्व करना तुम्हें आता है। एक्स के पहले इसकी इंटू इससे करते थे जैसे डिटरमिनेंट में करते थे, इसकी इंटू इससे माइनस ये इंटू ये। ध्यान आया कुछ? जब बताओगे जगह कितनी नीचे है अभी, जगह एक्स के नीचे 4, ये माइनस माइनस वैसे प्लस हो गए और एक माइनस और आएगा ऐसे आते हुए, यानी 4 - 1 कितना आया 3। वाई के अपॉन में बताओ -3 अरे और -2, ठीक है, इज इक्वल टू जेड के अपॉन में -1 -6, तीनों आ गई वैल्यू हमारे पास। लेकिन हम x की वैल्यू को 3, y की वैल्यू को -5 और z की वैल्यू को -7 लेके नहीं चल सकते, क्योंकि ये तो प्रोपोर्शनल होगी ना उनके। x के नीचे वैल्यू लिखने का मतलब ये नहीं x की वैल्यू -3 हो जाएगी, x की वैल्यू -3 के मल्टीपल्स में होगी कुछ ना कुछ, y की वैल्यू -5 के मल्टीपल में कुछ ना कुछ आएगा जो तीनों में इंटू हो सकता है ऐसा कुछ। तो उसके लिए हमने इसको इक्वल टू लेट कर लिया। तो x की वैल्यू क्या आएगी, एक बार इसको उसके इक्वल लो ना जी, बढ़िया है क्वेश्चन। तो x की वैल्यू क्या आई यहां से 3 लैम्डा, y की क्या आएगी -5 लैम्डा और z की वैल्यू -7 लैम्डा। तीनों आ गई। हमने एक कंडीशन छोड़ी हुई अभी भी, इसके बारे में कुछ गिवन था क्वेश्चन में, यूनिट वेक्टर। हमारा ए क्या था, यूनिट वेक्टर। तो हम यहां पर बट लगा के ए के मैग्नीट्यूड को 1 लिख सकते हैं क्या? ए का मैग्नीट्यूड 1 होने का मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर होना चाहिए, होना चाहिए बताओ, रूट के अंदर। तो स्क्वायरिंग कर देंगे तो रूट उधर जाके 1 बन जाएगा, रूट गायब हो जाएगा। यानी एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स का स्क्वायर 9 लैम्डा स्क्वायर 25 लैम्डा स्क्वायर 49 लैम्डा स्क्वायर बराबर 1। कितना है ये 49 और 9 58, 58 और ये 78 और ये 83 लैम्डा स्क्वायर बराबर 1। तो लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस 1 अपॉन रूट में 83 आनी चाहिए बताओ। धासु क्वेश्चन हो चुका है। अब ये लैम्डा की वैल्यू कहां पुट करनी पड़ेगी, तभी तो एक्स वाई जेड मिलेंगे। लिख दो फिर आंसर है बस। एक्स की वैल्यू एक बार प्लस के ले लो, एक बार माइनस के ले लो। जब लैम्डा प्लस का लोगे तो क्या आएगा आंसर, और वाई क्या आएगा -5 बाई रूट में 83
और जेड क्या आएगा माइनस के 7 बाई रूट में 83। सही है। ऐसे ही एक बार लैम्डा को माइनस कर लो और फिर पुट करो यहां पर, आंसर मैच कर लें। तो आंसर है 3/√83। इसने वेक्टर लिख के दिखाया हुआ पूरा, ये वाला यहाँ पर वेक्टर कंपोनेंट पूछे है ना उसने पूरे, तो ये एबीसी की, ये एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पुट करना। तो आंसर है 3/√83 आइटा। नहीं यार, इसने वेक्टर के कंपोनेंट पूछे थे हमसे। जब हमसे एक वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट पूछता है तो हम आई जे और के कोफिशिएंट बताते हैं केवल स्केलर कंपोनेंट्स में। और जब वो वेक्टर कंपोनेंट पूछता है तो आई वाला पूरा एक कंपोनेंट हो गया, कॉमा जे वाला पूरा, जे को इंक्लूड करके एक कंपोनेंट हो गया, और के वाला ऐसे ही तीसरा कंपोनेंट हो गया। तो इसने पहला जो कंपोनेंट लिखा है वो लिखा है 3/√83 आई कैप। हमारा भी है, देखो ये रहा आई कैप लगेगा इसके साथ। अगला क्या है हमारा, देखो माइनस का 5 जे कैप अपॉन√83 होना चाहिए है। अगला क्या होना चाहिए, माइनस का 7 के कैप अपॉन√83। ये तो तब है जब तीनों लैम्डा की वैल्यू प्लस के लिए तब आएंगे। अब तीन और आएंगे ऐसे ही, उसमें ये वाला माइनस हो जाएगा और ये दोनों प्लस हो जाएंगे बस। इसलिए ये बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें हमें एक नया तरीका सीखने को मिला कि जब दो इक्वेशन हो और तीन वेरिएबल हो तो सॉल्व कैसे करने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, जब हम वो पढ़ेंगे ना चैप्टर अभी 3D वेक्टर के बाद में हम 3D पढ़ेंगे तब फिर इस्तेमाल होगा। ध्यान रखना, ये दो इक्वेशन और तीन वेरिएबल होंगे तो ऐसे सॉल्व करी जाएंगी वो। मान लो, जस्ट इमेजिन, अगर हमें ये कंडीशन ना पता होती, ये वाली, अगर हमें ये पता ना होती कंडीशन, तो हम ये करके लैम्डा नहीं ढूंढ पाते। लैम्डा नहीं मिलता तो ये सब नहीं मिलते। उस पर्टिकुलर केस में हम एक्स की वैल्यू को ये लेके चलते हैं, y की वैल्यू -5, z की वैल्यू -7। लेकिन केवल एक ही केस है ऐसा, जब इसकी वैल्यू को ये लिया जाता है। कब, जब कोई ऐसी कंडीशन और लैम्डा को ढूंढने के लिए ना दी हुई हो। ये इक्के दुक्के क्वेश्चन में मिलेगा ऐसा, इक्के दुक्के क्वेश्चन में ऐसा देखने को मिल जाएगा कि आपको ऐसी कोई कंडीशन नहीं दे रखी होगी जिसमें आप ये एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करो, लैम्डा ढूंढ लो। तो उस पर्टिकुलर केस में, यानी उस इक्के दुक्के क्वेश्चंस में, हम लोग एक्स की वैल्यू 3 लेके चल देंगे, वाई की -5, जेड की -7, जो भी है वो लेके चल देंगे नीचे वाली। ध्यान रख लेंगे बात ये वाली। हम मैक्सिमम क्वेश्चंस में हमें ये कंडीशन होगी कुछ ना कुछ, या तो ये या तो कुछ और दे रखी होगी लैम्डा ढूंढने के लिए। लेकिन अगर नहीं है तो वही आंसर होंगे फिर। ओके, चलिए अगला करें। लिखिए अगला, जबरदस्त क्वेश्चन, सारे ऐसे हैं डॉट प्रोडक्ट के तो क्वेश्चन। शो दैट, बोलूं, शो दैट, लेट आया आज तो, कल 4 बजे टेंडर करनी शुरू कर दी थी इन्होंने। मैं कल 4 बजने 5 मिनट होंगे तब बच्चों से कह रहा था 11th वालों से कि आधे घंटे बाद यहाँ पे सुनना मुश्किल हो जाएगा। बस 5 मिनट में आ गए, कह रहे भैया आपको अंदाजा नहीं हुआ अभी तक कितने जाते हैं ये लोग। आज देखो आज लेट आए हैं, आंटी का फिक्स टाइम नहीं, आज किसी और काम में फंस गई होंगी। शो दैट द एंगल बिटवीन टू डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब इज कॉस इनवर्स, ब्रैकेट में लिखो 1/3। क्या लगता है आपको ये क्वेश्चन कैसा होगा? हाँ मैंने तो बोला, लेकिन मैंने तो कुछ सोच समझ के बोला। तुम क्या सोच समझ पा रहे हो इस क्वेश्चन में? ऐसी क्या अलग बात है जिसकी वजह से, क्योंकि दो डायगोनल्स के बीच के एंगल के लिए हम कॉस थीटा वाला डॉट प्रोडक्ट लगा लेंगे, कोई बड़ा काम होना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं धातु क्वेश्चन है, बताओ क्यों बड़ा होगा? क्योंकि पहले हमें क्यूब बनाना पड़ेगा, हमें उसके दो डायगोनल ढूंढने पड़ेंगे, तब जाके डॉट प्रोडक्ट होगा। डायगोनल्स के मिलते ही तो काम आसान हो जाएगा, लेकिन सारी मेहनत है क्यूब बना के डायगोनल्स ढूंढने तक की। क्या कह रहे? अब क्यूब बनाना पड़ेगा, मतलब 12वीं में आके क्यूब नहीं बनाना, केवल डायगोनल ढूंढने पड़ेंगे। वेक्टर के बाद जो चैप्टर है ना 3D, उस 3D का एक टॉपिक हट गया था, प्लेन वाला, वो एक्सरसाइज। नई वाली किताब तो किसी के पास भी नहीं है, लेकिन 3D के बाद मतलब प्लेन लाइन के बाद, बस देख, मिसलेनियस का एग्जांपल है इस चैप्टर का, दिख रहा है क्या? ये रहा नीचे, है कि कटा हुआ है ना? बस ठीक है, फिर मजा आएगा। हाँ अल्फा बीटा गामा डेल्टा वाला। इस क्वेश्चन को जो अब हम कर रहे हैं, इसको कर लेंगे जब, तो वो क्वेश्चन मिसलेनियस वाला जब आएगा ना, वो बड़ा आराम से हो जाएगा हमारा, क्योंकि उसमें भी यही काम करना है, डायगोनल्स वाला। खैर, एक सुंदर अच्छा सा क्यूब बनाते हैं पहले, ठीक है? चल जाएगा काम। एक्स वाई जेड, ये रहा ओरिजिन, तुम्हारी इच्छा जैसे मर्जी बनाओ, प्लेन सेम लगने चाहिए सारे। क्यूब की साइड ए मान ली,
नॉर्मली ए मानते हैं, लेट साइड ऑफ क्यूब बी ए, क्यूब की साइड ए हो अगर, तो जल्दी से इसके नाम रखते हैं। पहले ये तो हो गया ओरिजिन, यहीं से शुरू कर दूं, ए बी सी डी ई एफ जी, सारे हो गए। कितने होने चाहिए नाम? ये 6 होती हैं सरफेस, ये वर्टेक्स हैं 8, 6 सरफेस होती हैं, ठीक है ना। तो ये 8 वर्टेक्स हो गए हमारे। हमें इन 8 के कोऑर्डिनेट ढूंढने हैं पहले, वो कोऑर्डिनेट ढूंढेंगे तभी डायगोनल मिलेंगे पोजीशन वेक्टर की मदद से। पोजीशन वेक्टर के लिए कोऑर्डिनेट्स होने जरूरी है ना। सांप सूंघ गया क्या? चलिए बताइए, ए साइड है, अभी कुछ मतलब मान के चलो 15 से 20 दिन पहले ही ये सेम काम 11th वालों को कराया मैंने, इंट्रोडक्शन टू 3D में। ये क्यूब बनवा के कोऑर्डिनेट कैसे रखे जाते हैं, तुम लोग होते हो, तुम्हें भी कराया था। ओ से लेके ए, इस ए के, क्योंकि ये क्या है, केवल एक्स एक्सिस, तो क्या इस पे वाई और जेड के कोऑर्डिनेट होंगे? तो बताइए, ए कॉमा 0 होना चाहिए इसके कोऑर्डिनेट। पहले हम ले रहे हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस वाले, तो ये हो गया एक्स एक्सिस का। इस वाई एक्सिस की बात करें तो सी के कोऑर्डिनेट बताइए क्या आएंगे, क्योंकि ये केवल वाई एक्सिस पे है तो वाई कोऑर्डिनेट होगा, या ऐसे ये केवल कहां पर है, जेड पे, तो इस पे केवल जेड कोऑर्डिनेट होना चाहिए, यानी 0 0 और ए। बताइए, इन सिंगल सिंगल कोऑर्डिनेट्स में कोई दिक्कत? अब डबल डबल में आते हैं। आइए, ये वाला जो प्लेन है एक्स और वाई से मिलके बन रहा, नहीं बन रहा, देखो, तो एक्स और वाई से मिलके बनने वाला बी है, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी होगा, लेकिन जेड नहीं होगा। बताइए, ऐसे ही ये वाला कौन सा प्लेन है, देखो, वाई और जेड से मिलके बन रहा है, तो वाई जेड, इसके ऊपर पॉइंट डी दिख रहा है आपको, इसके कोऑर्डिनेट्स में वाई होगा, जेड होगा, लेकिन एक्स नहीं होगा, यानी, और कौन सा प्लेन रह गया, नीचे वाला, तो इसमें एक्स है और जेड है, यानी कौन सा कोऑर्डिनेट नहीं होगा, वाई। तो कौन सा पॉइंट दिख रहा है, एफ दिख रहा है ना, देखो, तो ए 0 ए, सिंगल पॉइंट वाले भी कर लिए, डबल वाले भी कर लिए कोऑर्डिनेट्स वाले वो। अब कौन सा रह गया, ट्रिपल वाला, यानी केवल ए। हाँ भाई, ये जी अकेला है ना, इसमें तीनों होंगे, और ये ओरिजिन तो हमें सबको पता है क्या होता है। तो हमने सफलतापूर्वक 8 के 8 कोऑर्डिनेट्स यानी वर्टिसेस रेडी कर दिए। अब डायगोनल सोचिए, इसमें ये कमरा है जिस कमरे में हम बैठे हैं, अगर ये ओरिजिन है नीचे वाला, तो इसके साथ, इस ओ के साथ कौन सा डायगोनल होगा, वो ऊपर वाला होगा ना, तो इस ओ से, ओरिजिन से, वो ऊपर वाला यही होगा जी, ठीक सामने ऊपर वाला। अच्छा जी, चलो एक एक डायगोनल हो गया, एक डायगोनल, यानी एक डायगोनल यहां लिख देता हूं पहले ना, डायगोनल्स आर, ओ जी वेक्टर लिख दिया एक। अब आ देखो, इस ओ को करो ऊपर और उस जी को करो नीचे, वो भी एक डायगोनल होगा। आ रही बात समझ में? तो ओ को करो ऊपर और जी को करो नीचे, यानी सी एफ होना चाहिए। 2 हो गए। इस कमरे में कितने डायगोनल है, 4, एक इससे बना वहां, और उससे ऊपर इसे नीचे कर दिया। अब इस साइड को इधर ले आऊं, ये कोना, ये वाले कोने को, इस कोने को बोलूं तो डायगोनल वो ऊपर वाला होना चाहिए, और फिर इससे ऊपर करो और उसे नीचे करो, वो भी डायगोनल होना चाहिए एक। तो 2 डायगोनल बचे हमारे लिए। ओ से, ये ओरिजिन थी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ओ से अगर मैं आऊं जेड एक्सिस तो ये ई है, देखो ये रहा, है ना, तो ई वाला क्या बी पे जाएगा, नहीं जाएगा, सीधे देखो कोने पे, तो ये बनेगा हमारा बी ई वेक्टर। अब वही काम, ई को करो ऊपर और बी को करो नीचे, तो क्या नंबर आया फिर, या एडी। ये 4 डायगोनल है हमारे कुल मिला के। अब हमें इन 4 में से कोई भी 2 लेके चलने हैं, ठीक है, तो कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव वाले लेके चलें। कॉन्जिक्यूटिव से मतलब जैसे एक ये वाला लिया तो एक इसी को नीचे वाला ले लें, यानी या तो इन दोनों के बीच में एंगल निकाल देते हैं, या फिर इन दोनों के बीच में, बताओ किस में निकालें, ओजी और सी एफ में निकाल दे। फिर चलिए, इन दोनों के बीच के अगर हमें एंगल ढूंढना है तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा, कर दीजिए। ओजी, पहले वेक्टर ढूंढ लो, ओजी क्या है भाई, बताइए। ओजी, जी माइनस ओ के पोजीशन वेक्टर, जी कितना है,
ये आना चाहिए, आना चाहिए, क्योंकि ओ तो ओरिजिन है, वो सब में से ए में से माइनस करते रहो, यही आएगा सी एफ। बताइए सी एफ, एफ कहाँ है, एफ कहाँ है, ये रहा। एफ में सी को माइनस करें तो ए माइनस जीरो, यानी ए आई कैप, जीरो माइनस ए यानी माइनस का ए जे कैप, अब प्लस का ए के कैप। पोजीशन वेक्टर तो सबको पता है कैसे माइनस करते हैं। अब इन दोनों कर देते हैं हम डॉट प्रोडक्ट, तो ओ जी वेक्टर डॉट सी एफ वेक्टर, ऐसी ना। तो इधर क्या आएगा, फॉर्मूला नहीं खोलोगे इसका, यहाँ पहले क्या आएगा, ओ जी का मैग्नीट्यूड, वो क्या आएगा देखो ऐसे, फिर वो काम करोगे मैग्नीट्यूड वाला काम, एंगल के लिए तो फॉर्मूला खोलना ही पड़ेगा ना। वो तो मुझे दिख रहा है ये इंटू कर लेंगे, वो तो चलो यहाँ भी कर लेंगे लिख के हम, लेकिन फॉर्मूला भी तो खोलना ही पड़ेगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड वाला। तो जब यहाँ पर ओजी का मैग्नीट्यूड आएगा तो ये रूट के अंदर क्या आएगा, ऐसा नहीं आएगा क्या, क्योंकि रूट के अंदर आता है 3a², तो a² तो बाहर निकल गया, a बन गया रूट के, रूट 3 रह गया। अब अगला आता है सी एफ का मैग्नीट्यूड, वो भी तो रूट 3a ही आएगा, और साथ में आएगा कॉस थीटा। बोलिए कोई समस्या है यहां तक। अब यहां पर तुम वो काम कर लो, ये तुम थोड़ी देर पहले बता रहे थे डॉट प्रोडक्ट में, a² माइनस का a² और फिर प्लस का, ये दोनों तो कट ही जाएंगे। यहां पर क्या बचा, तो a² से ये बचा हुआ a² भी कट जाएगा फिर, तो cos थीटा की वैल्यू, ठीक है ना, तो थीटा की वैल्यू क्या आई, cos इनवर्स। अब सवाल ये आता है कि अगर ये आंसर ना आता तो क्या करते, ये दोनों डायगोनल लिए होते तो क्या करते, अलग भी आ सकता था। इत्तेफाक है ना ये तो, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर तुम्हें ना ध्यान रहा, नहीं आया आंसर सेम, तो कैसे लाओगे सेम आंसर, लाना तो पड़ेगा, गलत तो है नहीं हमारा क्वेश्चन। क्या चीज रह जाएगी उस वक्त, क्या एक छोटा सा काम और करना पड़ेगा जिससे अगली ही लाइन में वो आंसर भी आ जाएगा जो चाहिए। हमने कोई और दो वेक्टर ले लिए होते तो जरूरी नहीं है ना सेम एंगल आता। देखो दो लाइनें, दो डायगोनल लाइनें, दो लाइनें ऐसे करके कट रही होंगी ना, अगर ये वाला एंगल हमने निकाला जो हमें प्रूव करने को बोला था, क्या दो लाइनों के बीच में ये एंगल होता है बस एक, ये वाला जो होता है, तो हो सकता है आपने कोई और दो डायगोनल लिए होते, उससे ये वाला एंगल आ रहा होता और ये वाला एंगल ऐसा ना दिख रहा होता, ठीक है। तो आपको क्या करना होता, थीटा तो आपके पास सही है, आपको 180 माइनस थीटा निकालना होता है बस, यानी पाई माइनस कॉस इनवर्स। पाई माइनस कॉस इनवर्स क्या होता है, याद है किसी को, कॉस इनवर्स माइनस थीटा होता है। यानी अगर आपका ये आंसर ना आ रहा होता तो आपका आंसर आ रहा होता cos थीटा इक्वल टू माइनस का 1 बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस का 1/3 आ रहा होता, देखो ऐसे करके, तो कॉस इनवर्स माइनस का आता है अंदर में, वहां प्लस में, तो क्या करते हैं आप, पहले यहां से थीटा निकालते, थीटा इक्वल टू लिखते हैं हम कॉस इनवर्स ऐसे करके, तो ये थीटा ये वाला एंगल हो जाता, तो हम ये वाला निकाल के दिखाते, अदर एंगल वुड बी पाई माइनस थीटा, क्योंकि ये थीटा है तो ये पाई माइनस थीटा होगा, और जब पाई में से इसको माइनस करेंगे कॉस इनवर्स माइनस को, तो वैल्यू कॉस इनवर्स 1/3 बचेगी बस, तो अगली लाइन में वो वाला एंगल भी आ जाएगा फिर, इसलिए टेंशन नहीं लेनी, चारों में से किसी भी दो को पकड़ के सॉल्व कर दो, दो ही ऑप्शन है आंसर आने के, या तो 1/3 आएगा या -1/3 आएगा। 1/3 पहले बारी में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया पहली बारी में तो पाई माइनस कॉस इनवर्स कर लेना, क्योंकि एंगल तो दो होते हैं दो लाइनों के बीच में, एक नहीं होता कोई। बात समझ में आई। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 15 मिनट तो लग गए इसे करने में। अभी कुछ दिन बाद में जब हम लोग स्ट्रेट लाइन शुरू कर देंगे, यानी 3D शुरू कर देंगे जब हम लोग, तो ऐसा क्वेश्चन फिर से आएगा। तो मैं आपसे कहूंगा कॉपी ओपन करो और देखो, क्योंकि ये फिगर वहां भी बनेगी, ये डायगोनल वहां भी लिखे जाएंगे, बस वहां पर ये दो नहीं लिखने, चारों की वैल्यू लिखनी पड़ेगी डायगोनल्स की। लिखे अगला क्वेश्चन, टाइम होगा अभी तो। फाइंड द वैल्यूज, ये शायद लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, है ना। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच, कम हो गई आवाज जी, हाँ कुछ और कारण हो गया होगा, लाइट चली गई होगी, माइक वो कुछ और समस्या हो गई होगी, इन्हें पता नहीं चला, हाँ इन्हें पता नहीं चला होगा कि वो उसका स्विच हिल गया होगा कुछ माइक का, ये इतना अच्छे ना है कि बड़ी जल्दी तुम बोल के आओ तब भी नहीं करते। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, एक वेक्टर दिया हमको ए वेक्टर 2x² आई कैप प्लस 4x जे कैप प्लस के कैप, एंड बी वेक्टर दिया हमको 7i माइनस 2j प्लस एक्स के
इज ऑब्ट्यूज, इज ऑब्ट्यूज, यानी कि हमें इन दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो ऑब्ट्यूज दिया है, तब उस केस में एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। 2013 के बोर्ड के एग्जाम में था ये। सोचिए क्या कर सकते हैं, क्या शुरुआत कैसे करें। बात तो एंगल की कर रहा है तो डॉट प्रोडक्ट तो करना ही पड़ेगा। कर दीजिए ए डॉट बी, इस तरह से करता हूं, डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा 14x², ये दोनों की 8x, और ये इज इक्वल टू, यहां पर आया होगा a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड cos थीटा। तो a का मैग्नीट्यूड बताएंगे क्या आएगा +1, और इसका 49 + 4 यानी ये, और एक cos थीटा और आएगा यहां पर। या एक काम करते हैं, रुको, इसकी जरूरत नहीं है मुझे लग रहा है, रुक जाओ, इसे मत लिखो। पता है क्यों? क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि इस वाली वैल्यू को अगर हम इन दोनों को डिवाइड में भेज दें cos थीटा निकालने के लिए, तो इनका यूज वैसे भी नहीं होता दिखेगा। अभी देखो क्यों। अब मुझे बताओ, उसने कहा कि दोनों के बीच में जो एंगल है वो ऑब्ट्यूज है। ऑब्ट्यूज का मतलब थीटा 90 से बड़ा, और थीटा 90 से बड़ा होने पे cos क्या हो जाएगा 0, नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि थीटा ऑब्ट्यूज होने पर ये पूरी वैल्यू नेगेटिव, ये पूरी वैल्यू नेगेटिव और लेस देन इक्वल टू 0। इक्वल टू होगी क्या, केवल लेस देन 0। हमने कहा कि थीटा जो है 90 से बड़ा है, तो ये पूरी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक काम करते हैं कि अगर ये पूरी वैल्यू, कहां लिखूं, इसी को लिख दूं ऐसे करके, नेगेटिव को लेस देन 0 से लिखेंगे ना, फिर तो ये जाके हो जाएगा ना 0, गायब हो जाएगा ना फिर तो ये वाली वैल्यू। तो केवल क्या बचेगा, लेस देन 0। सही है ना? बताओ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, फिर मैच करें। लेकिन एक काम करना, क्योंकि ये इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी, तो यहां पर 7x कॉमन लेके हो गई थी आंटी जी, ये वाली अभी आई होंगी। ये ठीक है क्या? तुम्हें ध्यान है उसमें उसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग था या फिर मैक्सिमम मिनिमम नंबर लाइन बनाते थे? लेस देन ग्रेटर देन के लिए दो चीजों का प्रोडक्ट लेस देन 0, तो एक वैल्यू इससे आएगी, वो क्या होगी, और इससे आएगी 1/2, है ना? और 1 2 3 इंटरवल बन गए ना, उन 3 इंटरवल में राइट मोस्ट वाला प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तो हमें चाहिए इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0, यानी केवल बीच वाला। तो क्या x बिलोंग्स टू ये ओपन इंटरवल, ठीक है क्या? तो हम इससे क्या कंक्लूजन बोलेंगे, इसको देख के क्वेश्चन को बोल के हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? जब x की वैल्यू 0 और 1/2 के बीच में होगी, तब एंगल ऑब्ट्यूज आएगा, तब उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल ऑब्ट्यूज होगा। तो उम्मीद करेंगे कि आज के क्वेश्चन बढ़िया रहे होंगे। अब एक क्लास और, शायद एक क्या, देखते हैं कितनी क्लास और होंगी अभी, लेकिन अभी कुछ दिन एडिशनल क्वेश्चन वेक्टर्स के चलेंगे, उसके बाद हम 3D पे आएंगे। बंद करें आज की क्लास।